गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे, जहां से यूपी पुलिस के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से शुरू से लेकर पूरा देखिएगा, जिससे आपका इन टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाकी दोस्तों, यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक सूचना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस क्लास की और जो पिछली वाली स्टैटिक जीके की क्लास थी, इन दोनों क्लास की पीडीएफ एक में कंपाइल करके आज रात में दोस्तों हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग इन दोनों क्लास को एकदम बढ़िया से रट कर पी जाइएगा और पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका दोस्तों इतना गारंटी है कि कम से कम 10 क्वेश्चन से ज्यादा फंसेगा इन दो वीडियो से और पीडीएफ से। तो आप सभी लोग इन क्लासों को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो यहां से दोस्तों पहली बात आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों: दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, दमन दीव और दादर नागर हवेली। पहले दोस्तों दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों का दोस्तों विलय कर दिया गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां से भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार दोस्तों नॉर्थ से लेकर साउथ तक, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, अर्थात पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो भारत की जो कुल स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। फिर इसके बाद भारत की जो कुल मुख्य तटरेखा या जो कुल मेन कोस्ट लाइन है दोस्तों वो है 6100 किलोमीटर। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की अगर दोस्तों पूछे कि कुल तट रेखा मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर कितनी है, तो तब हो जाएगी दोस्तों भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। और भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों 7516 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के साथ कुल 7 देश दोस्तों स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इन 7 देशों को एक क्रम से ध्यान में रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, बचपन में भूल। तो बचपन में भूल ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देशों का। तो ब से हो गया दोस्तों बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भ से हो गया भूटान और ल से हो गया अफगानिस्तान। बाकी एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये दोस्तों इसी क्रम में भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब भारत के साथ बांग्लादेश,
मैक्सिमम सीमा या अधिकतम सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान सबसे न्यूनतम या मिनिमम सीमा साझा करता है। तो ये ट्रिक आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की, जो कि कुल देश हैं 7, और ये ट्रिक है बचपन में भूल, जहां पर ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भू से हो गया भूटान और ल का मतलब समझिएगा, जहां पर हो गया अफगानिस्तान। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबी है और ये है दोस्तों लगभग 4096 किलोमीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुजरात राज्य दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा या सीमा बनाता है। तो यदि पूछे कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, और यदि पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है भारत का, तब आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद आप लोग पहला पड़ोसी देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है रुपया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। फिर इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। 1971 से पहले दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन भारत की मदद से दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि शिमला समझौता ये कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सिंधु जल संधि। तो सिंधु जल संधि कब हुई थी, तो सिंधु जल संधि हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, जिसमें भारत के पास किन नदियों का अधिकार है दोस्तों, तो वो नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज। बाकी पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी नदी आई सिंधु जल संधि के बाद या समझौते के बाद, तो वो आई सिंधु, झेलम और चेनाब। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। यह दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और यहां पर किया गया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। तो यहां से एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो यह इसलिए दोस्तों सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पर दोस्तों एक बार पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद भारतीय सेना ने दोस्तों वहां पर 1984 में चलाया ऑपरेशन मेघदूत, और इस ऑपरेशन मेघदूत के बाद फिर से दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को भारत में शामिल करा दिया गया। तो इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, और सियाचिन ग्लेशियर को भारत में दोबारा से पाकिस्तान आर्मी से लेकर शामिल किया गया ऑपरेशन मेघदूत के चलते 1984 में। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ प्रमुख परियोजनाओं के नाम। तो ये दोस्तों ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें भारत और पाक के बीच में विवाद चलता है, इसीलिए ये हो जाती हैं इम्पोर्टेंट, और ये सभी की सभी परियोजनाएं हैं जम्मू और कश्मीर की। तो इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सी परियोजना है और किस नदी पर बनी हुई है। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा किशन गंगा परियोजना, ये स्थित है दोस्तों किशन गंगा नदी पर। फिर इसके बाद है बलिहार परियोजना, ये स्थित है चेनाब नदी पर।
फिर इसके बाद है तुलबुल परियोजना, ये स्थित है झेलम नदी पर। फिर इसके बाद है नीमो बाजगो परियोजना, ये स्थित है सिंधु नदी पर। इसके बाद अगला पड़ोसी देश दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, चीन, जहां की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। बाकी यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। बाकी LAC जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये स्थित है दोस्तों भारत और चीन के बीच में। बाकी एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि LOC ये कहाँ पर स्थित है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जैसे मान लीजिए जम्मू और कश्मीर का भाग हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ये दोस्तों पाकिस्तान के पास है अभी फ़िलहाल, जिसे कहा जाता है POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाकिस्तान के पास जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का हिस्सा है POK और भारत के पास जो शेष हिस्सा है कश्मीर का, उन दोनों को अलग करा जाता है दोस्तों LOC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि LOC ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर बटे हुए हैं उन दोनों को अलग करता है। अर्थात जो गुलाम कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके और जो शेष भारत के पास कश्मीर है, उन दोनों के बीच में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, तो वो है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी LAC कहाँ है, तो LAC ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये भारत और चीन के बीच में है। फिर अगली बात आप लोग चीन से ध्यान में रखिएगा कि पंचशील समझौता ये हुआ दोस्तों भारत और चीन के बीच में 1954 में। फिर अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के 5 राज्य चीन से दोस्तों सीमा लगाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बाकी दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप लोग एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, झूसा, क्योंकि चीन वाले झूझ हाँ ज़्यादा करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा झूसा, JHUSA झूसा। जहाँ पर J से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम और A से हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल, जहाँ की राजधानी है काठमांडू और करेंसी या मुद्रा है रुपया। फिर नेपाल से अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और ये राज्य हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बाकी पंचेश्वर परियोजना ये स्थित है दोस्तों काली और जिन्हें शारदा नदी भी कहा जाता है, तो पंचेश्वर परियोजना ये स्थित है काली या जिन्हें शारदा नदी कहा जाता है उस पर, और ये भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। फिर मधेसी समुदाय ये दोस्तों नेपाल का एक प्रमुख कम्युनिटी या समुदाय है। तो नेपाल से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पड़ोसी देश आपको ध्यान में रखना है म्यांमार, जहां की राजधानी है नेपीडा और मुद्रा है क्यात। बाकी भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ये राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पटकाई पहाड़ी ये दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है और यह भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती है। तो पटकाई पहाड़ी ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। फिर रोहिंग्या समुदाय या रोहिंग्या कम्युनिटी ये कहाँ का है, तो ये है दोस्तों म्यांमार की। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश, जहां की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। बाकी
भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा फरक्का बांध। फरक्का बांध ये स्थित है दोस्तों गंगा नदी पर और इस पर भारत और बांग्लादेश में विवाद चलता है। फिर 3 बीघा कॉरिडोर, इस पर भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है। फिर तिपाईमुख बांध परियोजना, ये स्थित है दोस्तों बराक नदी पर मणिपुर में और इस पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है। फिर न्यू मूर द्वीप आइलैंड या न्यू मूर द्वीप कहिए या न्यू मूर आइलैंड कहिए, ये स्थित है दोस्तों बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में और इस पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है। फिर इसके बाद है दोस्तों अगला पड़ोसी देश जो कि है भूटान और भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ से दोस्तों भूटान से भारत के शांतिपूर्ण संबंध हैं और यह भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अफगानिस्तान, जहाँ की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा हो गई अफगानी। बाकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो वो है डूरंड रेखा या डूरंड लाइन और ये डूरंड लाइन दोस्तों ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं मुख्य रूप से जो कि हैं श्रीलंका और मालदीव, जिसमें श्रीलंका से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और दूसरा है दोस्तों कोलंबो और श्रीलंका की मुद्रा है हो गई रुपया। बाकी मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले और यहाँ की करेंसी या मुद्रा है रुपया। इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी ये दोनों स्थित हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। तो पाक जलड मरुमध्य या जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है और मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पर स्थित हैं तो ये स्थित हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद नोट्स में ही दोस्तों आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भारत के 7 बहन राज्य कौन कौन से हैं। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं दोस्तों जिन्हें 7 बहन राज्यों के नाम से जाना जाता है और ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जो कि हो गए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को दोस्तों भारत की 7 बहन राज्यों के नाम से भी जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसमें 4 विकल्प में ये 3 मान लीजिए कोई दे दिया, बाकी 1 में दे देगा सिक्किम। अभी तक जो क्वेश्चन आया है यहाँ से वो ऐसे ही आया है। तो जो सिक्किम राज्य है वो भारत के 7 बहन राज्यों का हिस्सा नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर या जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है या 60 में कहा जाता है जीएसटी। तो जीएसटी से पहली बात आपको ध्यान में रखनी है जीएसटी का फुल फॉर्म। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। फिर अगला पॉइंट है कि 122वां संविधान संशोधन 2014 के तहत जीएसटी विधेयक दोस्तों संसद में पेश किया गया और लोकसभा में जीएसटी विधेयक को पेश किया गया
3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में जीएसटी विधेयक को पेश किया गया 8 अगस्त 2016 को। फिर इन दोनों जगहों से दोस्तों ये विधेयक पास हो गया। फिर उसके बाद ये गया राष्ट्रपति के पास 8 सितंबर 2016 को। फिर राष्ट्रपति महोदय ने 8 सितंबर 2016 को इस विधेयक पर साइन करके अपनी मंजूरी दे दी। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फिर जीएसटी कुल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी कुल होते हैं 4 प्रकार के। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो जीएसटी काउंसिल या परिषद की स्थापना होती है दोस्तों 12 सितंबर 2016 को अनुच्छेद 279A के तहत। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 33। और जीएसटी परिषद या काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे दोस्तों भारत के जो वर्तमान के वित्त मंत्री हों। तो वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण। बाकी इसके सदस्यों में होते हैं दोस्तों केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। तो जीएसटी काउंसिल से आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना हुई 12 सितंबर 2016 को अनुच्छेद 279A के तहत। बाकी जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 33। और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जो भारत के वर्तमान के केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी काउंसिल या परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन हुई, तो वो हैं निर्मला सीतारमण जी। बाकी जीएसटी काउंसिल के सदस्य में होते हैं दोस्तों केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी टैक्स स्लैब क्या है। तो जीएसटी टैक्स स्लैब होता है दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी टर्नओवर सीमा कितनी है, मतलब कितने का टर्नओवर होगा तब जीएसटी देना पड़ेगा। तो सामान्य राज्यों के लिए दोस्तों यह सीमा है 40 लाख। बाकी कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा है 20 लाख। अर्थात जब सामान्य राज्यों में किसी का टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो गया तब उसे जीएसटी देना पड़ेगा। और कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा कितनी है, तो ये रखी गई दोस्तों 20 लाख। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों जीएसटी से संबंधित आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीएसटी पहचान संख्या या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या जिसे GSTIN कहा जाता है वो होता है दोस्तों 15 डिजिट या 15 अंकों का। फिर HSN कोड, ये HSN कोड क्या होता है, तो ये दोस्तों यूज किया जाता है वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों फ्रांस, जिसने जीएसटी लागू किया 1954 में। फिर भारत में जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो भारत में जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है दोस्तों असम। और भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया, तो वो है जम्मू और कश्मीर। जीएसटी के बाद अगला टॉपिक है दोस्तों योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई,
तो ये हुई दोस्तों 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष होते थे जो भी दोस्तों उस समय के प्रधानमंत्री रहे हों। तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। फिर जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। फिर इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। फिर योजना आयोग का कार्य क्या होता था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका कार्य होता था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखना। फिर योजना आयोग ने दोस्तों कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की थी। तो आइए हम लोग इन्हीं को एक एक करके देख लिया जाए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये चली 1951 से लेकर 1956 तक। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि विकास। बाकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई। और भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और मुट्टूर बांध, इन बांधों का निर्माण भी दोस्तों इसी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो इतनी बात आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हैवी इंडस्ट्री का निर्माण कराया गया। फिर इसके बाद है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर 1966 तक। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से लेकर 66 तक। और यहाँ पर लक्ष्य था कृषि का विकास या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और यह योजना दोस्तों गॉडिगल योजना पर आधारित थी, या इस योजना को गॉडिगल योजना कहा जाता था। फिर इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में। बाकी हरित क्रांति से आप लोग एक दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्तर पर किसे माना जाता है? तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो हैं वर्गीस कुरियन। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1962 में। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडिगल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस
तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बाकी हरित क्रांति के बारे में आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि हरित क्रांति के जनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं या जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो है वर्गीस कुरियन। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों 1962 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में। इसके बाद अगली पंचवर्षीय आप लोग ध्यान में रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो शुरू हुई दोस्तों 1969 में और चली 1974 तक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1969 में और ये चली 1974 तक। और यहाँ पर लक्ष्य या टारगेट था दोस्तों आत्मनिर्भरता, या जिसे सेल्फ डिपेंडेंसी कहा जाता है। और इसी के दौरान भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है चौथी पंचवर्षीय योजना, कि चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से लेकर 74 तक, और यहाँ पर टारगेट था आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी, जिसके आधार पर दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना चली 1974 से लेकर 1979 तक। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत हुई। और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल दोस्तों कुछ पॉलिटिकल रीजन से पूरा नहीं कर सकी, इसीलिए फिर बाद में रोलिंग प्लान चलाया गया 1978 से लेकर 1979 तक। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रोलिंग प्लान कब चला, तो रोलिंग प्लान चला 1978 से लेकर 1979 तक। और यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चला, तो ये चला पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर इसके बाद अगली योजना दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना ये चली दोस्तों 1980 से लेकर 1985 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाकी नाबार्ड की भी स्थापना हुई दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को। और गरीबी हटाओ नारा दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो छठी पंचवर्षीय योजना ये चली 1980 से लेकर 85 तक। और यहाँ पर भी टारगेट रखा गया गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन का। और यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाकी नाबार्ड की भी स्थापना की गई दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी मैडम के द्वारा। इसके बाद आया दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से लेकर 90 तक। और यहाँ पर लक्ष्य या टारगेट रखा गया तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बाकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और इसी योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। फिर अगली आप लोग ध्यान में रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि चली दोस्तों 1992 से लेकर 1997 तक। और इस योजना के
दौरान आया दोस्तों भारत में एलपीजी मॉडल, जिसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया दोस्तों उदारीकरण, और प्राइवेट मतलब हो गया निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया वैश्वीकरण। तो उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण ये मॉडल आया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और विदेशी निवेश की भी शुरुआत हुई दोस्तों भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1992 से लेकर 97 तक, और यहाँ पर आया था एलपीजी मॉडल, जिसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल। हिंदी में हो गया दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल। बाकी विदेशी निवेश की भी शुरुआत होती है इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर इसके बाद जो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे दोस्तों ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। इसके बाद आप लोग देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से लेकर 2012 तक, और यहाँ पर लक्ष्य था समावेशी और सतत विकास, जिसे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कहा जाता है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब चली थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों चलनी थी 2012 से लेकर 2017 तक, और इसका लक्ष्य था तेज समावेशी और सतत विकास या फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन ये 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। इसके बाद आप लोग देखिए प्लानिंग हॉलिडे, मतलब प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग ने जो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं जारी की उसके दौरान कितनी हॉलिडे या कितनी छुट्टियां थी। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा, छुट्टी 1966 से लेकर 1969 तक, यहाँ पर हो गया दोस्तों 3 साल की छुट्टी। फिर अगली है दोस्तों 1979 से लेकर 1980 तक, यहाँ पर हो गई 1। फिर उसके बाद है 1990 से लेकर 1992 तक, यहाँ पर हो गई 2। तो टोटल कितना हो गया छुट्टी? तो टोटल प्लानिंग हॉलीडे हो गया दोस्तों 3 2 5 6। तो 6 साल की छुट्टियां थी दोस्तों पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर यहाँ से अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार ने दोस्तों योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर लाया दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, और इसके भी अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री महोदय। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान के? तो नीति आयोग के वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों अशोक कुमार लाहिड़ी, और इसके सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों निधि छिब्बर। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों विमुद्रीकरण या जिसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए विमुद्रीकरण क्या होता है। तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे दोस्तों विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में दोस्तों अब तक 3 बार विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका है, जिसमें भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया दोस्तों 1946 में, दूसरी बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ 1978 में, और तीसरी बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ 2016 में।
तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों 1946 में, और यहाँ पर 1000 और 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद भारत में अगला विमुद्रीकरण हुआ दोस्तों 1978 में, और जब भारत में 1978 में विमुद्रीकरण हुआ दूसरी बार, तब यहाँ पर 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को दोस्तों चलन से बाहर कर दिया गया। और जब भारत में दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ था 1978 में, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। फिर इसके बाद भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण हुआ दोस्तों 8 नवंबर 2016 को, और भारत के तब प्रधानमंत्री थे जो कि वर्तमान में भी हैं, वो थे नरेंद्र मोदी, और आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों उस समय उर्जित पटेल। और जब भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया 2016 में, तब दोस्तों 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण के बाद 500 और 2000 मूल्य वर्ग के नए नोट जारी किए। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों बाजार से नकली नोटों को बाहर करना, और बाजार में काले धन के प्रचलन को रोकना, और बाजार से नकली नोटों को खत्म करना। बाकी असामाजिक गतिविधियों और उनके वित्त को कम करने में ये डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण मदद करता है। विमुद्रीकरण के बाद दोस्तों आज की क्लास का अगला टॉपिक है भारत की कृषि। तो यहाँ से पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर दोस्तों कृषि की जाती है, और कृषि ये राज्य सूची का विषय है जो कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, जिसमें पहला है दोस्तों रबी की फसल, और रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में, और इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है रबी की फसल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो रबी की फसल है दोस्तों गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। इसके बाद दूसरा है दोस्तों खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में, और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। बाकी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं चावल, मक्का, मूंगफली, कपास, गन्ना और सोयाबीन। इसके बाद है जायद फसल, और जायद फसल को दोस्तों ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, और इन फसलों की बुआई होती है लगभग मार्च में, और ये फसलें खत्म हो जाती हैं जुलाई में। और ये जो जायद फसलें होती हैं ये ज़्यादातर दोस्तों होती हैं सब्जियां, जैसे हो गया तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, भिंडी और जूट। जूट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जूट कौन सी फसल आता है? तो जूट आता है दोस्तों जायद फसल के अंतर्गत। फिर नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो नकदी फसलें हैं दोस्तों गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन फसलें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नकदी फसलें कौन कौन सी हैं भारत में, तो वो है दोस्तों गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और सभी जो तिलहन फसलें होती हैं, मतलब जो तेल वाली, जैसे हो गया सरसों, सूरजमुखी, ये सब, इन सभी को कहा जाता है नकदी फसलें। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो देश में अगर हम लोग लें तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है चीन में, उसके बाद दूसरे नंबर पर है दोस्तों भारत पूरे विश्व में। बाकी राज्यों के हिसाब से भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर इसके बाद आता है पंजाब, फिर इसके बाद है हरियाणा, फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक
चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो यदि हम लोग देश में लें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है चीन में, फिर दूसरे स्थान पर है भारत। बाकी राज्यों में दोस्तों सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरे स्थान पर आता है चावल में उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है पंजाब। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों देश में, अगर हम लोग लें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो है चीन। बाकी भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में। बाकी गुजरात में दोस्तों तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है और मूंगफली का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों अगर हम लोग देश लेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बाकी भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पर है बिहार। फिर चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पहले स्थान पर है असम, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। फिर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों कहाँ पर? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। और सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी होता है कर्नाटक में। बाकी अरहर इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। फिर सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है राजस्थान में। और सोयाबीन और चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में। और रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है केरल राज्य में। इसके बाद कृषि से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में कृषि के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर में। फिर अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। फिर अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। फिर इसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों शिमला में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों जोरहट में। फिर राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों कर्नाटक के चिक्कमगलूर में। फिर राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोट्टयम केरल में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है मैसूर में। फिर अगला है केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों बैरकपुर में। फिर अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है राजमुंद्री में। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये स्थित है कानपुर में। फिर अगला है केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। फिर अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है कासरगोड में। और फिर लास्ट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये स्थित है पुणे में। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कृषि से आपको ध्यान में रखनी है कृषि की विधियाँ। तो मधुमक्खी पालन को कृषि की कौन सी विधि माना जाता है? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है दोस्तों एपी कल्चर। फिर मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर। और रेशम के कीट को पालन को कौन सी विधि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेरी कल्चर। और फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। और अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है दोस्तों विटीकल्चर। फिर केचुआ पालन को कृषि की कौन सी विधि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वर्मी कल्चर।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है फलों का उत्पादन ये किस विधि में आता है कृषि के, तो ये आता है दोस्तों फ्रूटिकल्चर या पोमो कल्चर। फिर सब्जियों का उत्पादन ये किस में आता है, तो ये आता है ओलोरी कल्चर में। फिर बागवानी आती है दोस्तों हॉर्टिकल्चर में। और हवा में पौधे को उत्पादन को कृषि की कौन सी विधि के रूप में जाना जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों एरोपोटिक। फिर पानी में पौधे के उगाने को कृषि की कौन सी विधि के अंतर्गत माना जाता है, तो वो माना जाता है या कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। इसके बाद है कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कृषि क्रांति है हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है भूरी क्रांति। अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है रजत क्रांति। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है पीली क्रांति। और टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है दोस्तों लाल क्रांति। फिर इसके बाद है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है गुलाबी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है बादामी क्रांति। और फल उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है सुनहरी क्रांति। और आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है गोल क्रांति। तो ये कुछ क्रांतियाँ थी दोस्तों कृषि से संबंधित, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दो चीज़ दोस्तों, कृषि से संबंधित क्रांतियाँ और कृषि से संबंधित जो विधियाँ, जैसे रेशम का हो गया सेरिकल्चर, आलू उत्पादन गोल क्रांति, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एकदम रट के रखिएगा एग्जाम के लिए। कृषि के बाद अगला टॉपिक है दोस्तों आज की क्लास का जनगणना या सेंसस। तो जनगणना से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना कराई गई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। अर्थात दोस्तों भारत में जब पहली जनगणना हुई 1872 में, तब भारत का गवर्नर जनरल या कहिए वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड मेयो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत होती है दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और तब से दोस्तों हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में नियमित जनगणना होती थी। फिर लास्ट जनगणना कब हुई थी जो कि भारत में हुई, तो लास्ट जनगणना हुई थी दोस्तों भारत में 2011 में, जो कि थी भारत की 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी जो कि 2011 में हुई थी, तो ये थी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। बाकी इसके बाद दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन ये पोस्टपोन्ड या स्थगित कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद जनगणना जो कि हुई थी दोस्तों 2011 में, वहां से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है लगभग 121 करोड़। और भारत में लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो वो है 943। लिंगानुपात मतलब पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो हैं दोस्तों 943। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना है, तो वो है 919। फिर जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 382 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। मतलब हर 1 किलोमीटर के अंदर भारत में लगभग 382 लोग रहते हैं। फिर साक्षरता दर है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर थी
82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। इसके बाद दोस्तों आप लोग 2011 की जनगणना से राज्यों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों वर्तमान में, तो वो है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है दोस्तों सिक्किम सबसे पहले, और उसके बाद दूसरे पर आता है मिजोरम। फिर सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है भारत में? तो वो है केरल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है मिजोरम। फिर सबसे कम साक्षरता दर भारत के किस राज्य की है? तो वो है दोस्तों बिहार। फिर सबसे अधिक लिंगानुपात भारत के किस राज्य का है? तो वो है दोस्तों केरल। और सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा। तो ये कुछ राज्यों से आधारित दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य थे 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा 2011 की जनगणना से। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों दिल्ली। बाकी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो भी है दोस्तों दिल्ली। बाकी मिनिमम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी या यूटी या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है दादर नागर हवेली। तो ये दोस्तों 2011 से जुड़ी जनगणना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए अगला टॉपिक स्पोर्ट्स या खेल। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए ओलंपिक खेलों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है दोस्तों पियरे डी कोबर्टिन को। और प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? तो पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया दोस्तों 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक फ्लैग कब बना? तो ओलंपिक ध्वज बना या तैयार किया गया दोस्तों 1913 में, और इसे पहली बार फहराया गया 1920 में एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक में। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, और ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ओलंपिक मशाल के बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक में मशाल जलाने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत होती है दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। इसके बाद आप लोग भारत से जुड़े ओलंपिक के कुछ ऐतिहासिक तथ्य ध्यान में रखिएगा। तो भारत की पहली भागीदारी या प्रथम भागीदारी कब होती है दोस्तों ओलंपिक में? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार दोस्तों 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, और यहाँ पर भारत की तरफ से नेतृत्व किया गया एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रीचर्ड के द्वारा। तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था 1900 में पेरिस ओलंपिक में, और भारत का प्रतिनिधित्व किए
किसने? तो वो था एक दोस्तों एंग्लो इंडियन, जो कि था नॉर्मन प्रीचर्ड। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक कब जीता? तो भारत ने दोस्तों 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में अपना कांस्य जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। और ये किसने जीता था? तो ये जीता था खासबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें केडी जाधव भी कहा जाता था। तो पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? तो पहला व्यक्तिगत पदक जीता गया दोस्तों कुश्ती में, जो कि था एक कांस्य पदक। और ये पदक मिला भारत को 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में। और ये पदक किसने जीता था? तो ये पदक जीता गया दोस्तों खासाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें केडी जाधव कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता भारत के लिए ओलंपिक में? तो भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया दोस्तों अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स की शूटिंग में। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कि ओलंपिक में पदक जीती थी? तो भारत की पहली महिला पदक विजेता थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। इसके बाद जो पिछला ओलंपिक हुआ था दोस्तों पेरिस ओलंपिक, वहाँ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक ये हुआ दोस्तों 2024 में, जो कि था ओलंपिक का 33वां संस्करण। और इसका आयोजन हुआ दोस्तों 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में पेरिस फ्रांस में। और इस ओलंपिक का आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, जिसका अर्थ होता है खेल सबके लिए खुले हैं। फिर इस पेरिस ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, और इसमें 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, और इसके साथ भारत तालिका में 71वें स्थान पर रहा। फिर भारत में पदक विजेता कौन कौन थे? तो पहला नाम था दोस्तों नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने पुरुषों की भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो कहा जाता है, इस स्पर्धा में भारत के लिए इन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता। फिर मनु भाकर ने दोस्तों 10 मीटर की एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, और वह एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी। तो मनु भाकर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन्होंने 2 पदक जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हों। फिर इसके बाद हैं स्वप्निल कुसाले, और स्वप्निल कुसाले ने दोस्तों 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। फिर अमन सेहरावत, इन्होंने दोस्तों 57 किग्रा की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य जीता था। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके बाद नोट्स बनाकर दोस्तों आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत की गई दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दोस्तों पुरुषों को दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार, और महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अगला पॉइंट, जो कि है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब होगा?
तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा दोस्तों 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका में। और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पर कि ये जो ओलंपिक होता है ये हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, WPL 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो WPL या वुमेन प्रीमियर लीग 2026 ये दोस्तों महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण था और इसका आयोजन हुआ 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक भारत में। और WPL 2026 की विजेता टीम थी दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या RCB और उप विजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। बाकी ऑरेंज कैप या जो कि मिलता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को, तो ऑरेंज कैप WPL 2026 में किसे मिला, तो वो मिला दोस्तों भारतीय वनडे टीम की कप्तान स्मृति मंधाना को। और पर्पल कैप जो कि दिया जाता है दोस्तों सर्वाधिक विकेट के लिए, तो WPL 2026 में पर्पल कैप की विजेता थी सोफी डिवाइन। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थी दोस्तों WPL 2026 की, तो वो थी सोफी डिवाइन जो कि है दोस्तों न्यूजीलैंड की। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी WPL 2026 की, तो वो थी दीप्ति शर्मा जो कि थी लगभग 3.5 करोड़ की। ये थी दोस्तों सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा WPL 2026 में। इसके बाद आप लोग ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन दोस्तों संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में किया गया, जिसके विजेता थी अपनी भारत की टीम, कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव। और उप विजेता टीम थी न्यूजीलैंड जिसके कैप्टन थे मिचेल सेंटनर। और फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो ये हुआ दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और यह टूर्नामेंट का दोस्तों 10वां संस्करण था। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, तो वो थे संजू सैमसन। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था, तो वो था दोस्तों पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान। और सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था, तो वो संयुक्त रूप से दोस्तों 2 लोग थे जो कि हैं जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। बाकी हैट्रिक लेने वाला एकमात्र गेंदबाज कौन था दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में, तो वो थे रोमारियो शेफर्ड जो कि था वेस्ट इंडीज़ का। और सबसे तेज शतक इस T20 के संस्करण में किसने लगाया, तो वो था दोस्तों फिन एलन जिसने 33 गेंद पर शतक लगा दिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें। फिर आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप का, तो वो था फील द थ्रिल। बाकी इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो वो थे रोहित शर्मा। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग खेल से ध्यान में रखिएगा, खेल और संबंधित ट्रॉफियाँ। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के नाम। तो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं दोस्तों संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, नेहरू कप, बेगम हजरत महल कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। और यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो नेहरू कप है वो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन नेहरू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है नौका दौड़ से संबंधित। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगला है दोस्तों हॉकी। तो हॉकी खेल से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये है बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, सुल्तान अजलान शाह कप। तो ये कुछ कप या ट्रॉफी हैं दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग देखिए क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप या ट्रॉफी। तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं दोस्तों देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी। फिर इसके बाद है बैडमिंटन खेल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी कौन कौन सी है। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित ट्रॉफी है दोस्तों उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप और चड्ढा कप। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है। तो वो है बर्दवान कप। फिर अगला है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियां हैं वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, फेडेक्स कप। ये सभी कप या ट्रॉफी संबंधित हैं गोल्फ से। फिर पोलो से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं। तो वो है दोस्तों वेस्ट चेस्टर कप, एजरा कप और राधा मोहन कप। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नौकायन से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है। तो वो है एडमिरल कप और वेलिंगटन ट्रॉफी। और लॉन टेनिस से संबंधित कप है या ट्रॉफी है दोस्तों हाफ मैन कप। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है टेनिस से संबंधित ट्रॉफी। तो डेविस कप ये दोस्तों संबंधित है टेनिस से। और जिम्नास्टिक्स से संबंधित कप या ट्रॉफी है चाइना कप। इसके बाद खेल से अगला पॉइंट है दोस्तों स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी या खेल शब्दावली। तो सबसे पहले आप लोग देखिए टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खेल शब्दावली। तो टेनिस से शब्दावली देखने से पहले दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप होती हैं, जिसमें पहला हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि होता है जनवरी महीने में मेलबर्न में। दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन जो कि होता है मई जून के महीने में पेरिस में। और तीसरा है विंबलडन जो कि होता है जून जुलाई में लंदन में। और चौथा हो गया US ओपन जो कि होता है अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क में। तो ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं दोस्तों, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी टेनिस से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है वो है दोस्तों डबल फॉल्ट, बैक हैंड ड्राइव, स्मैश, ट्राई ब्रेकर, ड्यूस, लव और सर्विस। ये सभी शब्दावलियाँ या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं दोस्तों टेनिस के खेल में। फिर इसके बाद है हॉकी। और हॉकी खेल से संबंधित शब्दावली या टर्मिनोलॉजी है एडवांटेज, बैक स्टिक, अंडर कटिंग, एडवांसिंग, थर्ड पार्टी अवरोध, गोल लाइन, ब्लू लाइन, कार्नर, सेंटर फॉरवर्ड और बुली। ये बुली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है एग्जाम में SSC GD में। फिर इसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट का तो सब लोग जानते हैं। तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है दोस्तों सिली पॉइंट, चाइना मैन, पॉपिंग क्रीज, फॉलो ऑन और रिवर्स स्वीप। फिर इसके बाद है वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल से टर्मिनोलॉजी है दोस्तों ब्लॉकिंग, नेट पास, एरियल या एंटीना, डिक पास और लवल। फिर टेबल टेनिस की टर्मिनोलॉजी है एंड लाइन, लेट कंट्रोल, स्विंग स्ट्रोक, टॉप स्पिन और चाइनीज ग्रिप। ये देखिए दोस्तों टॉप स्पिन, ये देखने में लग रहा है क्रिकेट का, लेकिन यह है किसका, तो यह है टेबल टेनिस का। फिर इसके बाद है शतरंज। और शतरंज खेल की टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है दोस्तों बिशप, कैप्चरिंग, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, क्वीन, एलोरेटिंग,
कैसल। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर वो कौन थे? तो शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर थी एस विजय लक्ष्मी। इसके बाद अगला है दोस्तों बेसबॉल, और इसकी टर्मिनोलॉजी है डायमंड, हिटर, होम, इनफील्ड और आउटफील्ड। ये दोस्तों इनफील्ड और आउटफील्ड लग रहा है क्रिकेट का, लेकिन ये है किसका? बेसबॉल का। फिर इसके बाद है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की टर्मिनोलॉजी है दोस्तों क्यू, जिगर, बोल्टिंग और ब्रेक। इसके बाद है फुटबॉल, और फुटबॉल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है रेड कार्ड, हेडर, थ्रोइंस, फ्री किक, फिंट और ड्रिबल। बाकी तीरंदाजी से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी शब्दावली है बुल्स आई और टारगेट। इसके बाद है तैराकी, और तैराकी की टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियाँ हैं दोस्तों बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, डॉल्फिन किक और फ्री स्टाइल। ये देखिए बटरफ्लाई हो गया, ये भी तैराकी। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब सीने से धक्का लगाया जाता है तैराकी में। फिर डॉल्फिन, ये मछली मतलब है पानी में रहती है, तो ये तैराकी से संबंधित है। फिर फ्री स्टाइल। ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बनाकर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा। फिर कुश्ती की शब्दावलियाँ हैं दोस्तों रिबाउट, हेडलॉक, हाफ नेल्सन, फुल नेल्सन, मैट, प्रीज, कॉशन और अटैक। बाकी कबड्डी की टर्मिनोलॉजी है रेड, स्ट्रगल, ऑल आउट और कैंट। इसके बाद आप लोग देखिए खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे दोस्तों अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में, और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पहला ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? वो थे विश्वनाथन आनंद। फिर पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता, तो उनका नाम था रानी रामपाल। फिर सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। बाकी 2020 में दोस्तों ये किसे मिला? तो ये मिला था रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पा और मनिका बत्रा को। तो रोहित शर्मा का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रोहित शर्मा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो मिला था 2020 में। इसके बाद अगला है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले स्टैटिक की क्लास में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। फिर इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है दोस्तों कोचों या गुरुजनों को जो कि खेल सिखाते हैं अपने खिलाड़ियों को, तो उनको लिए रखा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई 1985 में। फिर ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत होती दोस्तों 2002 में। और ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। फिर अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये दोस्तों विश्वविद्यालयों में खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया इसका, और इसकी शुरुआत हुई 1956-57 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पॉली उमरगीर पुरस्कार, और पॉली उमरगीर पुरस्कार ये दिया जाता है दोस्तों क्रिकेट में, और पहला पॉली उमरगीर पुरस्कार दिया गया सचिन रमेश तेंदुलकर जी को। स्पोर्ट्स के बाद अगला टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण या इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। और पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को।
बाकी जो अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है दोस्तों, वो किस कारण से होती है? तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत या ओजोन लेयर ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। फिर ओजोन परत से ही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओजोन परत की थिकनेस या मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो वो है दोस्तों डॉप्सन। फिर ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि किस गैस से होती है? तो वो है CFC, जिसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC से ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण होता है या ओजोन परत का सबसे ज़्यादा हानि होती है CFC से। फिर अन्य गैसों से भी दोस्तों ओजोन परत का क्षरण होता है, जैसे कि हो गई हैलोजन गैसें और रिफ्रिजरेंट गैसेस। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। ये दोस्तों मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ये दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। फिर आर्सेनिक, ये भूमिगत जलों को प्रदूषित करने वाला मुख्य कारक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आर्सेनिक से जो भूमिगत जल, जो अपनी ज़मीन के अंदर का जल है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला मुख्य कारक हो गया। फिर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है दोस्तों केरल ओरल के एरिया में जो है पश्चिम घाट या वेस्टर्न घाट, जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में बदलता है। तो वो कैसे बदलता है? तो वो बोलता है दोस्तों पराबैंगनी विकिरण। तो ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देता है पराबैंगनी विकिरण। इसके बाद आप लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है एपिको आंदोलन, और ये एपिको आंदोलन किया गया दोस्तों P हेगड़े के नेतृत्व में। फिर अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ये किया गया मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। फिर इसके बाद है चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन किया गया दोस्तों SL बहुगुणा के नेतृत्व में। तो पर्यावरण आंदोलन है एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। इसके बाद पर्यावरण से अगला टॉपिक दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आया 1972 में और ये लागू हुआ 1973 में। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से दोस्तों पहला संरक्षण किया गया बाघ का, और ये संरक्षण किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पहला संरक्षण किसका किया गया? तो वो किया गया बाघ का, और कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो पहला शेड्यूल है दोस्तों, ये गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। तो इतनी बात आपको सबसे पहले
यहाँ से ध्यान में रखनी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में, लागू किया गया 1973 में। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पहला संरक्षण किया गया बाघ का, और कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो पहला शेड्यूल है वो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, इससे होकर रामगंगा नदी बहती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हैं कुल 11 नेशनल पार्क। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर इसके बाद अगला है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है दोस्तों नागार्जुन सागर, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। फिर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हैं दोस्तों अंडमान और निकोबार में, जो कि हैं 94। इसके बाद आप लोग देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और मयूरभंज को हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, कुलडीहा नेशनल पार्क और हथगढ़ नेशनल पार्क ये स्थित हैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, और मयूरभंज को हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जो कि स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो किश्तवाड़ा नेशनल पार्क ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, और ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बाकी डाची गामा नेशनल पार्क ये भी स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा वंसदा नेशनल पार्क, और वंसदा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में ही स्थित है मरीन राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य जो कि पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वंसदा नेशनल पार्क ये है गुजरात में, मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये भी है गुजरात में, और खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य जो कि पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है ये भी स्थित है गुजरात में। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों असम राज्य में। फिर सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी है असम में। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थित है दोस्तों असम राज्य में। फिर मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क भी स्थित है दोस्तों असम राज्य में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य ये भी स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क, और खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में।
फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चंबल अभयारण्य, जो कि लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये चंबल अभयारण्य दोस्तों संयुक्त रूप से स्थित है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। फिर बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भगवान महावीर उद्यान, ये स्थित है दोस्तों गोवा में। फिर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि है दोस्तों तैरता हुआ नेशनल पार्क दुनिया का पहला, वो स्थित है मणिपुर राज्य में। फिर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। फिर खिरंगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों भी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है महाराष्ट्र में। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों त्रिपुरा में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। फिर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर पेरियार, साइलेंट वैली और अनामुडी नेशनल पार्क, ये स्थित है दोस्तों केरल राज्य में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, जो कि एस्टुराइन क्रोकोडाइल्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थित है उड़ीसा में। फिर अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गोल्डन लंगूर का प्राकृतिक आवास है, ये स्थित है दोस्तों असम में। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा श्री विल्लीपुतूर हाथी अभयारण्य, ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। और वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य भी स्थित है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, ये स्थित है बिहार में। फिर बंकापुरा मयूर अभयारण्य, ये स्थित है कर्नाटक में। फिर ब्रह्मगिरी, नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। फिर वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये है बिहार राज्य में। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है दोस्तों बिहार में। फिर इसके बाद आप लोग लास्ट में ध्यान में रखिएगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये स्थित है अंडमान और निकोबार में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में कुल 18 जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें जो मुख्य हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तो नंदा देवी है दोस्तों उत्तराखंड में, ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नंदा देवी, यदि आपसे पूछे कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। फिर नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु और केरल में। फिर नोकरेक ये स्थित है मेघालय में। पंचमढ़ी ये स्थित है मध्य प्रदेश में। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। फिर पेरियार स्थित है दोस्तों केरल में, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर सुंदरवन, जो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है दोस्तों वेस्ट बंगाल में, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप लोग भारत में यूनेस्को में शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थलों का नाम ध्यान में रखिएगा। तो भारत में यूनेस्को में शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल कुल हैं दोस्तों 7, जिसमें पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि स्थित है असम में। सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि स्थित है वेस्ट बंगाल में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि स्थित है राजस्थान में। पश्चिम घाट उसके बाद हो गया। फिर नंदा देवी ये स्थित है उत्तराखंड में। फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए नृत्य और संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्यों को।
तो शास्त्रीय नृत्य में आप लोग सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां कौन कौन सी हैं और ये किस राज्य से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये है दोस्तों केरल राज्य से संबंधित। फिर भरतनाट्यम ये है संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। फिर कुचिपुड़ी ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है दोस्तों असम राज्य से। फिर कथक ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो गया दोस्तों, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से संबंधित। बाकी यदि कथकली पूछे तो कथकली कहाँ का है, तो वो है केरल का। फिर ओडिसी है दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। और मणिपुरी है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत की पहली संगीत नृत्य नाटक अकादमी कौन सी है, तो वो है संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना हुई 1953 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। इसके बाद आप लोग देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और संबंधित राज्यों के नाम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों रौफ, कूद, दांडी नाच, दमाली और मंडजस। फिर इसके बाद है दुमहल। फिर तेलंगाना का शास्त्रीय लोक नृत्य है दोस्तों मथुरी। फिर लद्दाख का शास्त्रीय नृत्य है खटोक चेनमो और इस्पाओ नृत्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं मटकी, जवारा, फूलपति और आधा खड़ा। इसके बाद है मदाल्या। फिर इसके बाद है कर्नाटक राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों कोलाटम, भामाकल्पम, लंबाड़ी और यक्षगान। फिर इसके बाद है असम राज्य के लोक नृत्य। तो असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य। फिर इसके बाद है हरियाणा और हरियाणा के लोक नृत्य हैं झूमर, फाग और लूर। फिर इसके बाद है गुजरात और गुजरात के लोक नृत्य हैं दोस्तों गरबा, डांडिया, टिप्पानी और भवई। फिर इसके बाद है बिहार और बिहार का लोक नृत्य है दोस्तों विदेशिया। फिर इसके बाद है केरल और केरल का लोक नृत्य है पदयानी और कालियट्टम। इसके बाद अगला राज्य दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा तो इसके बाद अगला राज्य है जिसका लोक नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा वो है कर्नाटक और कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, लांबी, कुनीथा और सुग्गी। फिर इसके बाद है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली, नाटी और छराही नृत्य। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र और यहाँ का लोक नृत्य है लावड़ी, नकटा, तमाशा, गौरीचा और कोली। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य और उड़ीसा के लोक नृत्य हैं दोस्तों सवारी, धुमरा, छऊ, 10 कठिया, गोटी पुआ। और इसके बाद है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जात्रा, गंभीरा, बाउल और कीर्तन। फिर पंजाब का हो गया दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के लोक नृत्य। तो वो है दोस्तों घूमर, सुई सिनी और गणगौर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य जो कि है कुम्मी, कोलाटम और कवाड़ी। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला और कजरी। फिर अगला राज्य है उत्तराखंड और उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूनी और झोरा। फिर इसके बाद है सिक्किम और यहाँ का लोक नृत्य है तमांग, सेलो और मुखौटा। फिर अगला है त्रिपुरा
जहाँ का लोक नृत्य है होजागरी। फिर इसके बाद है दोस्तों नागालैंड, जहाँ का लोक नृत्य है चोंग और रंगमा। फिर इसके बाद है मिजोरम राज्य और यहाँ का लोक नृत्य है बांस नृत्य और चिरवा नृत्य और चैलम नृत्य। फिर इसके बाद है मेघालय और यहाँ का लोक नृत्य है लाहो। फिर इसके बाद है छत्तीसगढ़ और यहाँ का लोक नृत्य है पांडवानी, वेदमती, भरथरी चरित और डंडा नृत्य। फिर अगला राज्य है झारखंड और यहाँ का लोक नृत्य है सरहुल, कर्मा, डांगा और कड़सा नृत्य। फिर इसके बाद है मणिपुर का लोक नृत्य क्या क्या है, तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों जागोई, चोलोम, थांगता। और ये थांगता दोस्तों मार्शल आर्ट्स की एक शैली है। फिर इसके बाद है गोवा राज्य के लोक नृत्य और गोवा के लोक नृत्य हैं कुणबी नृत्य, धालो नृत्य, फुगड़ी नृत्य। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा युद्ध नृत्य। मुखौटा सिर्फ पूछे दोस्तों मुखौटा तो वो हो गया सिक्किम का लोक नृत्य, सिक्किम का। बाकी जो मुखौटा युद्ध नृत्य होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद आप लोग देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक कौन कौन हैं। तो इसमें पहला आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा, संतूर जो वाद्य यंत्र है इसके वादक हैं दोस्तों शिव कुमार शर्मा। फिर इसके बाद है सितार और सितार के वादक हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, स्मिता नागदेव और अनुष्का शंकर। फिर प्रमुख तबला वादक कौन है दोस्तों, तो वो हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदुई महाराज। फिर बांसुरी वादक कौन है प्रमुख दोस्तों, तो वो हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रमुख सरोद वादक कौन है, तो उनका नाम है अमजद अली खां। विश्वजीत राय भी दोस्तों सरोद से संबंधित हैं और अकबर अली खां ये भी सरोद वादक से संबंधित हैं। फिर अगला है सहनाई और सहनाई के लिए दोस्तों प्रसिद्ध वादक हैं बिस्मिल्ला खां। फिर और लोग हैं सहनाई से दोस्तों दयाशंकर और जगन्नाथ। फिर प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, तो हैं दोस्तों एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद। फिर वीणा के वादक हैं दोस्तों एस बालचंद्र। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा सारंगी के वादक कौन हैं, तो सारंगी के वादक हैं उस्ताद बिंदु खां और पंडित राम नारायण जी। फिर मृदंग के जो मशहूर वादक हैं दोस्तों उनका नाम है टीवी गोपालकृष्णन और भीकम सिंह जी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।